नमस्कार श्रोताओं, शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, ये तो हम जानते हैं। किसी व्यक्ति को आंख संबंधी कोई परेशानी होती है, आंखों से जब रोशनी चली जाती है या कोई और दिक्कत होती है, तब हमें ये एहसास होता है कि आंखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। आंखें कितनी महत्वपूर्ण हैं ये तो हम बात करेंगे ही, साथ ही हम ये भी आज बात करेंगे कि आंखें किस तरह से स्वस्थ रहें। ऐसे क्या सामान्य उपाय हैं, हम शुरू से ही जीवन की आरंभिक अवस्था से ही ऐसे क्या कुछ करें जिससे आंखें जीवन भर हमारा साथ दे सकें। आज हमारे कार्यक्रम में हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक गुजर। डॉक्टर गुजर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं कि आंखें कितनी महत्वपूर्ण हैं हमारे शरीर के लिए। देखिए, शास्त्रों में लिखा है सर्वे इंद्रियाणाम नैनम प्रधानम, यानी कि सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रथम है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम सभी को मालूम है। अगर आंख बंद करके हम थोड़ा भी चलना चाहेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आंखें कितनी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक आंखों से संबंधित बीमारियों का सवाल है तो ये किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो पैदाइशिक होती हैं, आनुवंशिक होती हैं, कुछ एक्वायर्ड होती हैं, यानी कि धीरे धीरे करके होती हैं। तो हर वर्ग के व्यक्ति को, हर उम्र के व्यक्ति को आंखों से संबंधित अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ जन्मजात होती हैं, कुछ आनुवांशिक होती हैं और हर उम्र में हो सकती हैं। यदि हम आनुवांशिक बीमारियों की बात करें तो मुख्य ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी आंखों के रोग हैं जो हो सकते हैं, जो आमतौर पर हम देखते हैं अपने चारों ओर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जिसको मैं रोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन आंखों में होने वाली कंडीशन है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, या जिसको बोलते हैं चश्मे का नंबर आना। जनरली एक धारणा बनी हुई है कि बच्चों में तो चश्मा आ ही नहीं सकता, हम इतना छोटा बच्चा है तो क्यों दिखाएंगे। ये नहीं सोचना है, क्योंकि 3 साल की उम्र के बाद एक बार आंखों की जाँच अवश्य कराना है। अगर उसके पहले भी अगर हमें लग रहा है कि बच्चे की आंख में भेंगापन है या आंख लाल होती है या और कोई विकृति दिखती है तो उसके पहले भी दिखा सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद तो एक बार आंख के विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है। वो नंबर चेक कराने के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे जो कॉमन है वो चश्मे का नंबर होना, जिसको ज़्यादातर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए जी। इसके अलावा फिर आंखों में होने वाली अन्य बीमारियां, जैसे कि आंखों में होने वाली एलर्जी, आंखों में खुजली वगैरह होती है, या कॉमनली जब सीज़न चेंज होता है तो आंख आना जिसको बोलते हैं, उसमें वो बैक्टीरियल या वायरल कंजंक्टिवाइटिस जिसको कहते हैं हम, वो होना बहुत कॉमन है। कुछ अन्य बीमारियां जिसकी वजह से नेत्र ज्योति कम हो सकती है वो है काला पानी और आंखों में होने वाली मोतियाबिंद, जिसमें लेंस धुंधला हो जाता है। ये सब आंखों में होने वाली प्रमुख बीमारियां। इनमें से कई बीमारियां ऐसी हैं जो आनुवांशिक हैं और कई समय के साथ, कई जीवन क्रम में ये बीमारियां अपने आप हमारे शरीर में पनपती हैं। आपने जैसे बताया कि जो आंखों में चश्मे का नंबर जो चढ़ता है, आज ये समस्या बहुत आम हो गई है, बड़ी कॉमन ये समस्या है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आंखों का नंबर, चश्मा यदि हम समय पर उपयोग करें तो घट सकता है, या फिर ये बढ़ने का जो क्रम है वो बढ़ता जाता है? नहीं, देखिए, आंखों का जो नंबर होता है ये एक्चुअली हमारे आंख के साइज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, हमारा बॉडी का हाइट बढ़ता है, उसी तरह आंखों का भी साइज बढ़ता है, और वो साइज बढ़ने की वजह से आंखों का नंबर चेंज होने की संभावना होता है, बढ़ने का संभावना होता है। उसमें हमें करना ये है कि हमें 3 साल के बाद एक बार जांच करा लेना है, और यदि थोड़ा बहुत नंबर आता है तो उसको पहनना शुरू करना है। यदि नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, जब हम पैदा होते हैं तो आंखें देखना नहीं सीखती। जैसे हमें बोलना नहीं आता, वैसे ही धीरे धीरे करके तुतला के फिर हम बोलना सीखते हैं, वैसे ही आंखों को देखना भी नहीं आता, धीरे धीरे करके वो देखना सीख पाती हैं। शुरू के 12 साल में ये विकास होता है। मतलब कह सकते हैं कि दिमाग से आंख का जुड़ाव शुरू के 12 साल में हो जाता है। यदि उस वक्त चश्मे का नंबर है और हमने नहीं पहनाया तो वो आंख जीवन भर के लिए देखना नहीं सीख पाती। उसको हम कहते हैं आलसी आंख, लेजी आई, एम्ब्लायोपिक आई, और उसका 12 साल के बाद फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है तो पेरेंट्स बच्चों को ज़रूर से दिखाएं। इसके अलावा आमतौर पे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या ऐसा खिलाएं जिससे कि बच्चे का चश्मे का नंबर उतर जाए। अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो लिंक करे चश्मे के नंबर से खाने की किसी भी वस्तु को। हाँ, हरी सब्जियां, पपीता, गाजर या ऐसी कोई चीज़ जिसमें विटामिन ए होता है वो आँख के पर्दे के लिए सेहतमंद ज़रूर है, और वो देना भी चाहिए। यानी यदि आंख में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है तो उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसे चिकित्सक बताते हैं उस हिसाब से आंख में चश्मा ज़रूर लगाना चाहिए।
बड़ी महत्वपूर्ण बात, और हमें आमतौर पर देखते हैं कि लोग इसको इग्नोर करते हैं। इसको इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी एक चीज़ और हम देखते हैं, कई बार आंखों में भींगापन जो आ जाता है, ये एक बड़ी कॉमन समस्या है। हम देखते हैं ये क्यों हो जाता है और इसका क्या कारण है, और इसको हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, भींगापन और तिरछापन जिसको हम कहते हैं, ये आंखों में ज़्यादातर केसेस में बिना किसी ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है, और उसको हम चश्मा दे करके ठीक कर सकते हैं। आंखें शुरू में, जैसे मैंने कहा, देखना नहीं जानती हैं। अगर थोड़ा बहुत भी चश्मे का नंबर है और हमने नहीं दिया तो आंखें तिरछी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पाता दोनों आंखों के बीच में। तो ये बहुत सामान्य सी चीज़ है, जिसको हम समय रहते अगर चश्मे का नंबर दे दें तो वो तिरछापन अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। अगर ऐसे एक्सट्रीम केस होते हैं जो कि शुरू में हमने इलाज नहीं किया, तो उन केसेस में फिर हम उसको ऑपरेशन करके भी ठीक कर सकते हैं। जी, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कुछ आंखों की बीमारियां हैं जो गंभीर किस्म की होती हैं, जैसे काला पानी, ग्लूकोमा, हम बहुत नाम सुनते हैं इसको, और यदि हम ग्लूकोमा जैसी बीमारियों शुरू से ध्यान नहीं देते हैं तो ये आगे चल करके हमारी आंखों की रोशनी के लिए जानलेवा हो सकती हैं, आंखों की रोशनी ख़त्म कर सकती हैं। हम जानना चाहेंगे कि ग्लूकोमा जैसी बीमारियां ये क्यों होती हैं आंखों में, और ये कितनी गंभीर किस्म की बीमारियां हैं? काला पानी, जैसे नाम ही हमें मालूम है, काला पानी की जो सज़ा होती थी वो ऐसी सज़ा थी जिससे कोई वापस पलट के नहीं आता था। ऐसे ही अगर काले पानी की वजह से रोशनी जाती है तो वो किसी भी इलाज से वापस नहीं आ सकती। तो उसमें हमें सिर्फ बचाव ही कर सकते हैं। अगर हमने टाइम पे बचाव किया तो हम ज़िंदगी भर अपनी रोशनी को सही रख सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको नेग्लेक्ट किया, टाइम पे इलाज नहीं कराया, तो वो रोशनी जाती है और उसका कोई उपचार नहीं है जिससे हम उसको वापस ला पाएँ। आँख में पानी बनता है, जैसे गुब्बारे में हवा होती है वैसे आँख के अंदर एक पानी बनता है। ये पानी की लगातार निकासी होती रहती है। आँख के अंदर चैनल्स होते हैं जिससे निकासी होती रहती है। यदि वो चैनल्स किसी कारण से पतले हो जाते हैं तो ये पानी बनना रुक जाता है और आँख के अंदर की नस पे दबाव डालने लगता है, जिसकी वजह से वो नस डैमेज होने लगती है। इसी को काला पानी कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कभी कभी चोट लगने की वजह से भी काला पानी बन सकता है। आँख के अंदर का लेंस फट जाने की वजह से काला पानी बन सकता है। तो ये अलग अलग काला पानी बनने के कारण हो सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो 40 साल के ऊपर का है उसको हर साल अपने आँख का प्रेशर चेक कराना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आँख का एक प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर 40 साल के ऊपर के व्यक्ति को हर साल ज़रूर से चेक कराना चाहिए। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि किसी के माता पिता को काला पानी रहा है, तो उसको काला पानी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो ऐसे लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है और नियमित तौर पे आँख का प्रेशर चेक कराने की ज़रूरत रहती है। जी डॉक्टर साहब, एक और बड़ी आम बीमारी जो हम देखते हैं, कैटरेक्ट, ये बहुत आम बीमारी है और हम देखते हैं कि बिना सर्जरी के इसको ठीक करना संभव नहीं होता। एकमात्र इसका उपाय सर्जरी ही होता है। हम ये जानना चाहेंगे कि कैटरेक्ट किस तरह की आंखों की समस्या है, किस तरह की ये परेशानी है, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैटरेक्ट हो ही ना, या इसको हम इसकी तीव्रता कम कर सकते हैं, या फिर यदि है तो कैसे इससे उबरें? देखिए, मोतियाबिंद आँख में होने वाली एक बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें आँख के अंदर का जो लेंस होता है उसके प्रोटीन में इस तरह से बदलाव आता है कि वो पारदर्शिता उसकी चली जाती है, ट्रांसपेरेंसी उसकी चली जाती है। तो ये मुख्यतः तो एज रिलेटेड होता है। जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसी तरह से आँख में मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा आँख में चोट लगना या आनुवांशिक होना या आँख में सूजन की बीमारी होने की वजह से भी मोतियाबिंद बन सकता है। ये सारे कारण मोतियाबिंद बनने के होते हैं। ऐसा देखा गया है जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट, वो भी एक फैक्टर है जिसमें मोतियाबिंद तेज़ी से पकता है। तो जैसा आपने पूछा कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं, तो तेज़ धूप में प्रोटेक्शन रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। तो जब भी धूप में निकलें तो अपना एक सन ग्लासेस लेके निकलें, वो एक ज़रूरी उपाय है। बाकी मोतियाबिंद के लिए अभी कोई दवा नहीं आई है, हालांकि रिसर्च इस पर जारी है, और अभी के लिए जो उपाय है वो ऑपरेशन है। अच्छी बात यह है कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ये बहुत ही सरल हो गया है अब लेज़र तकनीक से, और इसका सफलता का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा है। तो मोतियाबिंद की सर्जरी अब एक डे केयर प्रोसीजर हो गई है जिसमें एडमिशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और 15 मिनट में ही ऑपरेशन हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि आंखों में कोई चोट लग जाती है, कोई रसायन यदि आंख में पड़ जाए या कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए जो आंखों को क्षतिग्रस्त करती है। ऐसी आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे हम निपटें?
जी, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर मैंने देखा है जो पेशेंट ग्रामीण इलाकों से आते हैं वो ऐसी कंडीशन में आँख में शहद, दूध इस तरह का कुछ चीज़ डाल लेते हैं, वो बहुत ही गलत है, जिससे आँखों में संक्रमण होने का चांस बहुत होता है। हमें करना ये चाहिए कि साफ़ पीने का पानी, अगर फ़िल्टर का पानी मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पानी को उबाल लें और उसको ठंडा कर लें और उससे आँख को अच्छे से धो लें। तो जितनी जल्दी हो सके आँख को साफ़ पीने के पानी से धो के और नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। कई इलाकों में आंखों में काजल लगाने की प्रथा है। ये काजल लगाना कितना आंखों के लिए लाभदायक है, ऐसी भ्रांतियां हैं कि बहुत इससे लाभ होता है। आप चिकित्सक की हैसियत से, चिकित्सक क्या कहते हैं, आंखों के विशेषज्ञ क्या कहते हैं? हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं इस चीज़ को कि आंख में काजल ना लगाएं। अक्सर देखा है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं 1-1 महीने के, उनकी आंखों में प्रॉब्लम रहती है, लाल रहती हैं, कीचड़ आ रहा है और माता पिता उसमें काजल लगा लेते हैं सोच के कि इससे ठीक हो जाएगा। एक्चुअली उससे प्रॉब्लम बढ़ता है, आंखों की एलर्जी बढ़ती है, इन्फेक्शन होने का, संक्रमण होने का चांस भी बढ़ता है। तो बेटर है कि काजल ना लगाया जाए। डॉक्टर साहब, आंखों की रोशनी से, आंखों के स्वास्थ्य से खान पान का क्या संबंध है? हमारा खान पान कैसा हो जिससे हमारी आंखें निरंतर स्वस्थ रहें? देखिए, आंखों की रोशनी से खान पान का बहुत संबंध है। जो भी फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, या कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज़्यादा है, जैसे कि पिज़्ज़ा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, ये सब फूड अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करते हैं, जो कि आँख की धमनियों में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड खाना चाहिए, जैसे सलाद होता है, उसको अच्छे से धो लें और उसको खाएं। ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। विटामिन ए रिच डाइट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पपीता हुआ, गाजर हुआ, हरी सब्जियाँ हुई, जो लोग मछली खाते हैं उनके लिए मछली हुआ, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें, तो वो आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत लंबे समय तक काम नहीं करना है, 30-40 मिनट काम करके 4-5 मिनट का ब्रेक लेना है। मोबाइल स्क्रीन और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, कम से कम काम करना है और अंधेरे में बिल्कुल नहीं करना है। आँखों को दिन में 2 से 3 बार साफ़ पीने के पानी से धोना है। ये सब छोटी छोटी बातें जिससे हम आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। डायबिटीज़ का भी आँखों से बड़ा गहरा रिश्ता है। डायबिटीज़ हमारी आँखों का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। हम इस संबंध के बारे में जानना चाहेंगे, जिन्हें डायबिटीज़ है वो आँखों का किस तरह से केयर करें, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड कैपिटल हो गया है डायबिटीज़ का। सबसे ज़्यादा रोगी जो हैं वो इंडिया में ही है डायबिटीज़ के। तो डायबिटीज़ से आँखों का बहुत गहरा संबंध है। डायबिटीज़ की वजह से जो आँख में पीछे रेटिना होता है, आँख का पर्दा जिसको कह सकते हैं, वो पर्दे में छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं, छोटी छोटी रक्त की नलियाँ होती हैं। ये नलियों में धीरे धीरे करके रिसाव होने लगता है। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहे या लंबे समय तक जिनको डायबिटीज़ रही है, जैसे 8-10 साल हो चुका है जिनको डायबिटीज़ को, उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए डायबिटीज़ को स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ज़रूरी है कि हर 6 महीने में एक बार आँख के पर्दे की जाँच कराते रहें। अगर उसको अर्ली हम देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट संभव है, जिससे फिर आँख में रोशनी जाने के चांसेस नहीं रहते। हमारी आँखें जीवन भर हमारा साथ दें, हमारी आँखों की रोशनी जीवन भर हमारा साथ दें, ऐसे क्या उपाय हम करें? शुरू से ही, जीवन की आरंभिक अवस्था से ही क्या सलाह देना चाहेंगे आखिर में हमारे श्रोताओं को? आँखों को अगर पूरे ज़िंदगी भर स्वस्थ रखना है, तो जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदें, उसको हमें लंबे समय तक चलाना है, तो हमें उसको बहुत केयर से रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। वैसे ही आँखें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखें, घर में कोई नवजात शिशु है तो उसको नियमित देखते रहिए, उसकी आंखों में कीचड़ तो नहीं आ रहा है, कुछ लाल तो नहीं हो रही। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। शुरू में ध्यान रखिए कि शुरू के 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आँख के दृष्टि से। अगर वो मिस कर गए हम, तो वो व्यक्ति का नज़र ज़िंदगी भर के लिए कमज़ोर हो जाता है। तो 3 साल के बाद एक जाँच ज़रूर से कराएं, भले ही बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, तभी भी कराएं। 40 साल से ऊपर के व्यक्ति जो होते हैं वो नियमित हर साल एक बार प्रेशर की जांच और आँख के पर्दे की जांच नियमित तौर पे कराएं। खान पान में जो सुझाव दिए गए हैं वो उनका पालन करें। और जो वर्किंग क्लास है, जो कि 20 से 30, 35, 40 साल के लोग हैं, वो कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा देर काम कर रहे हैं आजकल। तो उसके लिए यही है कि ब्रेक ले लेके काम करना है, पलकों को बार बार झपकते रहना है, साफ़ पीने के पानी से धोना है। और कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठते वक्त 0 पावर के ग्लासेस आते हैं, रिफ्लेक्टिव कोट, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के ग्लासेस, वो पहन के काम करेंगे तो आंखों में नुकसान कम होता है। तो आंखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और छोटी छोटी बातें यदि हम जीवन के शुरुआती दौर से ही
ध्यान रखें तो आंखें हमारी स्वस्थ रहेंगी, आंखों की रोशनी जीवन भर हमारा साथ देगी। डॉक्टर प्रतीक गुजर, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।